हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं मध्य प्रदेश का इतिहास, प्राचीन इतिहास को डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास चल रहा है परीक्षा धाम की बुक से। लास्ट लेक्चर है। इसके पहले मैंने 2-3 लेक्चर डाल चुका हूं। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास सारा कंप्लीट हो चुका है। डिटेल में हर एक फैक्ट को डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूं। दोस्तों, यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास सारा खत्म करने वाला हूं, है ना। बुक से डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, मेरे पास आपके पास जो भी बुक है उससे पढ़ सकते हैं। सब में तो वही लिखा है, तरीका अलग अलग है। तो मेरे पास ये बुक है, मैं इससे समझा रहा हूं, तो आपको हो सकता है वो बुक समझने में आसानी जाए, तो जरूरी नहीं है। तो मैं परीक्षा धाम की बुक है मेरे पास, तो मैं इससे समझा रहा हूं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। आप प्रीवियस वीडियो जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में मालवा का परमार वंश को डिस्कस करेंगे। परमारों का शासन रहा है, तो परमार के बारे में जानेंगे डिटेल में कि कहां से कैसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, जो एमपीपीएससी और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में आपको काम आएगी। दोस्तों, तो आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। परमार वंश, तो परमार वंश का शासन 800 से लेकर 1327 ईस्वी तक रहा है। दोस्तों, 800 से 1327 ईस्वी तक रहा है ना, परमार वंश का संस्थापक। तो दोस्तों, इस वंश का संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज थे को माना जाता है। इस वंश का संस्थापक, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज को माना जाता है। दोनों में से दोनों नाम आ सकता है या किसी एक का भी नाम आ सकता है। तो इस वंश का संस्थापक उपेंद्र आएगा तो उपेंद्र लगाना है, दोनों का नाम आएगा तो दोनों लगाना है, कृष्णराज। तो इस वंश का संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज ने की थी, यह माना जाता है। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैनी थी। दोस्तों, इस वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। फिर बाद में कलांतर में इसकी राजधानी धार को बनाई गई थी। दोस्तों, तो राजा भोज के समय परमार वंश की राजधानी धार थी। क्वेश्चन आ सकता है ना। परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उज्जैन थी, लेकिन राजा भोज के समय धार को बनाई गई थी। तो राजा भोज के टाइम पे इस वंश की राजधानी, परमार वंश की राजधानी धार थी। दोस्तों, याद रखना है, धार। तो परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी और कालांतर में इसकी राजधानी को धार स्थानांतरित किया गया था भोज के टाइम पे, है ना। इस वंश के प्रमुख शासक में हम देखेंगे, एक तो हो गया कृष्णराज और उपेंद्र, दूसरा था श्रीहर्ष जिसका नाम था सियक द्वितीय। तो एक शासक रहा है जिसका नाम था श्रीहर्ष, इसी का नाम था सियक द्वितीय। इसी का नाम क्या था? सियक द्वितीय। इसके अलावा फिर इसके बाद शासक बनता है वाकपति मुंज गद्दी पर बैठता है, शासक बनता है। दोस्तों, है ना। परमार वंश का अगला शासक बनता है मुंज, वाकपति मुंज नाम था। मुंज के बाद सिंधुराज शासक बना। मुंज के बाद परमार वंश की गद्दी पे सिंधुराज बैठता है, तो सिंधुराज शासक बनता है। दोस्तों, सिंधुराज के बाद सबसे प्रतापी राजा भोज शासक बना। दोस्तों, राजा भोज शासक बना। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज गद्दी पर बैठा। तो हमको यह पता चल गया कि परमार वंश के प्रमुख शासक में श्रीहर्ष का नाम आता है। श्रीहर्ष का ही नाम सियक द्वितीय था। सियक द्वितीय के बाद वाकपति मुंज गद्दी पर बैठा और वाकपति मुंज के बाद सिंधुराज गद्दी पर बैठता है और परमार वंश की भागदौड़ संभालता है। और सिंधुराज के बाद इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज गद्दी पर बैठा। तो ये इनके प्रमुख शासक है। दोस्तों, अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले श्रीहर्ष की। श्रीहर्ष का ही नाम सियक द्वितीय था। दोस्तों, सियक द्वितीय इसका नाम था। दोस्तों, सियक द्वितीय श्रीहर्ष का ही नाम था। स्थापना किसने किया? संस्थापक उपेंद्र और कृष्णराज ने। लेकिन परमार वंश का वास्तविक संस्थापक सियक द्वितीय यानी श्रीहर्ष को माना जाता है। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक श्रीहर्ष को माना जाता है। श्रीहर्ष ने 945 से परमार वंश को राष्ट्रकूटों से मुक्त करवाया था। तो परमार वंश को राष्ट्रकूटों से मुक्त करवाने वाला शासक सियक द्वितीय ही था। 945 ईस्वी में परमार वंश को राष्ट्रकूटों का शासन था, राष्ट्रकूटों से मुक्त करवाने वाला शासक सियक द्वितीय ही था। दोस्तों, इसने राष्ट्रकूट नरेश खोतिक को हराया था। राष्ट्रकूट राजा रहा है जिसका नाम था खोतिक को हराया था, इसको याद रख लो। दोस्तों, तो सियक द्वितीय ने राष्ट्रकूट नरेश खोतिक को हराया था और राष्ट्रकूटों से मुक्त करवाया था। तो ये दूसरा शासक था। इससे इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बस।
कि ये पूछेगा कि परमार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो सियक द्वितीय को, जिसका नाम श्रीहर्ष था। इसने राष्ट्रकूटों से मुक्त करवाया था और राष्ट्रकूट नरेश खोतिक को हराया था। इसके बाद गद्दी पर बैठता है दोस्तों वाकपति मुंज। वाकपति मुंज गद्दी पर बैठा, है ना। वाकपति मुंज ने गद्दी पर बैठा, फिर परमार वंश का अगला शासक बनता है वाकपति मुंज। मांडू में मुंज सागर झील का निर्माण वाकपति मुंज ने ही करवाया था। जो मांडू है धार में, वहां पे एक झील है, अपन ने पढ़े हैं, है कि नहीं, मुंज सागर झील। मुंज सागर झील का निर्माण ही इसी ने करवाया था और इसी समय मालवा का स्वर्ण काल कहलाता है दोस्तों, है ना। वाकपति मुंज के काल को परमार वंश का मालवा का स्वर्ण काल कहा जाता है। मालवा का स्वर्ण काल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मालवा का स्वर्ण काल वाकपति मुंज के टाइम को कहा जाता है, याद रखना है। इसने कलचुरी, चालुक्य और हुणों पर जीत हासिल की थी दोस्तों। इसने कलचुरी और चालुक्य, जो दक्षिण के चालुक्य थे, और हुणों एक जनजाति जाति थी दोस्तों, है ना। वोल्गा नदी के किनारे वो आक्रमण करते थे हमारे भारत में, तो इसने कलचुरी, चालुक्य और हुणों पर जीत हासिल की थी दोस्तों। हुणों पर जीत हासिल की थी, याद रखना है, वाकपति मुंज से। वाकपति मुंज, है ना, इस वंश का अगला शासक वाकपति मुंज बनता है, जिसने धार के मांडू में मुंज सागर झील बनवाई थी। क्वेश्चन आते रहता है। तो दोस्तों अपने को यह जानकारी होना कि वाकपति मुंज के प्रमुख दरबारी कौन थे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं क्योंकि किसके दरबार में कौन था, तो अपने को इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए, एक तरफ लेखक दिया हुआ है, रचना और उनकी विशेष अगर कुछ है तो उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला नाम है पद्मगुप्त। पद्मगुप्त का ही नाम था पद्मगुप्त परिमल। पद्मगुप्त परिमल ने नवसहा सांख चरित्र नामक काव्य की रचना की है दोस्तों, है ना, महाकाव्य की रचना की है। और ये इसमें सिंधु राज की विजयों का वर्णन किया गया है। इसमें जो सिंधुराज है, जो सिंधुराज राजा है, परमार वंश का सिंधुराज आगे आने वाला है, उसके विजय का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो पद्मगुप्त परिमल राजा मुंज के आश्रित कवि थे। राजा वाकपति मुंज के आश्रित कवि थे, जिन्होंने नवसहा सांख चरित्र, ये नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है, नवसहा सांख चरित्र नामक संस्कृत महाकाव्य की रचना की है। और वे धार नगरी के सिंधुराज के श्रेष्ठ भ्राता थे दोस्तों, भाई थे। ये कौन थे? ये जो सिंधुराज है ना, सिंधुराज के श्रेष्ठ भ्राता थे, यानी भाई थे। तो पद्मगुप्त परिमल किसके दरबार में थे? आ सकता है वाकपति मुंज के। और इनकी रचना भी याद रखना है अपने को, नवसहा सांख चरित्र, लिख के देखिए एक बार, याद हो जाएगा। इसमें सिंधुराज की विजय का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जा सकता है पद्मगुप्त परिमल किसके दरबार में थे? तो मुंज के दरबार में थे। अगला नाम है धनंजय। धनंजय ने 10 रूपक नामक काव्य की रचना की है दोस्तों। धनंजय ने 10 रूपक। धनंजय तो ये राजा मुंज के दरबार में धनंजय जैसे कई कवि थे दोस्तों। तो जिसमें से एक का नाम आता है धनंजय। धनंजय ने 10 रूपक लिखा है दोस्तों, 10 रूपक लिखा है। तो इसको पूछा जा सकता है धनंजय किसके दरबार में था? तो वाकपति मुंज के दरबार में था। और इसकी रचना का नाम है 10 रूपक, याद रखना है, 10 रूपक इसकी रचना का नाम है। उसके बाद अगला है घनिक ने यशो रूपो लोक नामक काव्य की रचना की है। यशो रूपक लोक किसने लिखा करके आ सकता है? धनिक ने। धनिक किसके दरबार में था दोस्तों? धनिक वाकपति मुंज के दरबार का राजकवि रहा है ना। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। धनिक का याद रखना, यशो रूपक लोक किसने लिखा है? और धनिक किसके दरबार में था? वाकपति मुंज के दरबारी कवि थे, तो इसने यशो रूपक लोक लिखा है। तो इन सबको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनाएगा आयोग, है ना। उसके बाद है अगला मेरुतुंग इंपॉर्टेंट है। मेरुतुंग कौन थे?
मेरुतुंग एक प्रसिद्ध जैन विद्वान थे दोस्तों। मेरुतुंग एक प्रसिद्ध जैन विद्वान थे जो गुजरात के काठियावाड़ में रहने वाले थे। गुजरात के काठियावाड़ में रहने वाले थे। इन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक एक जैन साहित्य लिखी है दोस्तों। इन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक एक जैन साहित्य लिखी है। तो मेरुतुंग एक प्रसिद्ध जैन विद्वान थे जो काठियावाड़ गुजरात में रहने वाले थे। प्रबंध चिंतामणि जो कि जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि जो कि जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना मेरुतुंगाचार्य ने ही की थी। यह माना जाता है कि प्रबंध चिंतामणि की रचना 1305 में की गई थी। प्रबंध चिंतामणि एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें 5 खंडों में विभाजित है और इसमें जो है मूलराज, मुंज, राजा भोज, सिद्धराज और कई लक्ष्मण सेन, जयसेन और कई जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। इससे हम और इसी ने एक और काव्य भी लिखा, एक और रचना की जिसका नाम है भोज प्रबंध। भोज प्रबंध की रचना भी इसी ने की है दोस्तों। भोज प्रबंध की रचना इसी ने लिखा है, भोज प्रबंध, है ना। तो इससे हमको जानकारी मिलती है इतिहास की। तो याद रखना है जैन साहित्यिक, है ना, जैन साहित्यिक से संबंधित है। याद रखना है प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखी है। राजा मुंज और भोज के प्रशासन की जानकारी मिलती है इससे हमको। राजा भोज और उसके प्रशासन की जानकारी मिलती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला हम बात करेंगे सिंधुराज गद्दी पे बैठता है। फिर वाकपति मुंज के बाद सिंधुराज गद्दी पे बैठा। उसके बाद सिंधुराज गद्दी पर बैठा और सिंधुराज की विजय का वर्णन नवसाह सांख चरित्र में दिया हुआ है। नवसाह सांख चरित्र में दिया हुआ है जिसके लेखक पद्मगुप्त परिमल ने किया है। जिसके लेखक कौन है, जिसकी रचना पद्मगुप्त परिमल ने किया है। सिंधुराज के बाद परमार वंश की भागडोर राजा भोज ने संभाली थी और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा राजा भोज ही था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज ही था दोस्तों, जिसकी उपाधि कविराज की थी। जिसकी उपाधि कविराज की थी। तो इसको हम आगे देखेंगे। धार के किले का निर्माण देखो इधर साइड। धार के किले का निर्माण राजा भोज ने लीलोधन गिरी के नाम से करवाया था और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस किले का पुनर्निर्माण करवाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले को 1344 यानी 1344 में बनवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि धार के किले का निर्माण किसने करवाया था और ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक देगा तो तुगलक लगाना है, याद रखना है। और फिर ये पुराना ऑप्शन देगा तो ये। तो इस तरीके से अब हम बात करेंगे राजा भोज की दोस्तों। देखो सिंधुराज के बाद उसका पुत्र राजा भोज गद्दी पर बैठा दोस्तों। तो राजा भोज सबसे प्रतापी राजा था। राजा भोज गद्दी पर बैठता है, सबसे प्रतापी राजा रहा। तो ये कब से कब तक रहा? तो 1000 से 1055 ईस्वी तक इसका योगदान रहा है। इसने योगदान दिया 1000 से 1055। यह आ सकता है क्वेश्चन, राजा भोज का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1000 से 1055 तक रहा है। राजा भोज का जन्म 980 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था दोस्तों। राजा भोज का जन्म उज्जैन में हुआ था। इसकी राजधानी धार नगरी थी। देखो परमार वंश की पहली राजधानी उज्जैन थी। कालांतर में राजा भोज ने अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया था धार नगरी। तो राजा भोज के टाइम पे धार नगरी को राजधानी बनाया था। राजा भोज की उपाधि कविराज और नव विक्रमादित्य की थी। राजा भोज की उपाधि कविराज और नव विक्रमादित्य की थी। और इसकी मृत्यु कब हुई? तो कलचुरी शासक कर्ण के आक्रमण से राजा भोज की मृत्यु हो गई थी 1055 में।
कलचुरी वंश के कर्ण के आक्रमण से, कलचुरी शासक कर्ण के आक्रमण में राजा भोज की मृत्यु हो गई थी। याद रखना इसकी मृत्यु कैसे हुई, कलचुरी वंश के कर्ण के आक्रमण से, राजा कर्ण के आक्रमण से। तो परमारों में सबसे प्रसिद्ध शासक है ये राजा भोज। राजा भोज इनका नाम भारत में न केवल सैनिक रूप में बल्कि एक निर्माता, एक विद्वान और एक लेखक के रूप में भी गिना जाता है। एक लेखक के रूप में भी, एक जुमा पर है, लेखक के रूप में भी गिना जाता है। यह व्याकरण, खगोल शास्त्र, काव्य शास्त्र, वास्तुकला, योग जैसे भिन्न भिन्न विषयों पर उनने अनेक पुस्तक की रचना भी की है। इसने अपनी राजधानी उज्जैन के धार स्थानांतर कर ली थी, जहां उन्हें संस्कृत के अध्ययनों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। इसे भोजशाला कहा जाता है। यहाँ सरस्वती देवी की प्रतिमा स्थापित है। उसे धार का पुनर्निर्माण करवाया, धार के किले का पुनर्निर्माण करवाया और भोपाल के पास तालाब का भी निर्माण कराया और भोजपुर की स्थापना, भोजपुर शिवलिंग की भी स्थापना की, एक मंदिर, भव्य मंदिर बनवाया। दोस्तों राजा भोज के शासन काल में साहित्यिक उपलब्धियां भी हुई है। तो क्या क्या उपलब्धियां देख लेते हैं। तो एक भोज प्रबंधनम, ये आत्मकथा है राजा भोज की। ये राजा भोज की आत्मकथा है दोस्तों। भोज प्रबंधनम पूछा जा सकता है। ये इसमें राजा भोज की राज्यसभा के कई सुंदर कथात्मक और वर्णन किया गया है। यह एक कृति है। तो भोज प्रबंधन या प्रबंधनम संस्कृत लोक साहित्य का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। संस्कृत लोक साहित्य का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की, तो इसकी रचना बल्लाल सेन ने की थी। याद रखना है, पूछा जा सकता है। इसकी रचना बल्लाल सेन ने की थी दोस्तों, बल्लाल सेन ने की थी। इसकी रचना बल्लाल सेन ने की है, बल्लाल सेन ने की है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो भोज प्रबंधनम आत्मकथा है राजा भोज की, याद रखना है। अगला है सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती के कंठ की माला। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सरस्वती की कंठ की माला। काव्या, ये क्या है, एक प्रकार का ये संस्कृत साहित्य शास्त्र का एक माननीय ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य शास्त्र का एक माननीय ग्रंथ है। इसकी रचना राजा भोज ने करी थी, है ना। धार का राजा भोज ने करी थी, धार के राजा भोज ने इसकी रचना। सरस्वती कंठाभरण की रचना राजा भोज ने करी है, याद रखना है। विद्या विनोद, ये इसकी भी रचना राजा भोज ने करी है, विद्या विनोद। इसके अलावा सिद्धांत संग्रह की समझ में आ गया। राजा भोज की रचना है सिद्धांत संग्रह। चारू चर्चा भी इसकी रचना है दोस्तों, याद रखना है। चारू चर्चा राजा भोज की रचना है। समरांगण सूत्रधार भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ज्ञानकोशी ग्रंथ है। भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ज्ञानकोशी ग्रंथ है, जिसकी रचना महान राजा भोज ने करी थी, है ना। ये ग्रंथ में मूर्तिकला, मुद्राएं सहित यंत्रों के बारे में भी बताया गया है। तो समरांगण सूत्रधार ये सब इनकी रचना है, तो याद रखना है। तो ये सब याद रखना है। भोज प्रबंधनम, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारू चर्चा और समरांगण सूत्रधार इनकी रचना है। उसके अलावा हम बात करेंगे सांस्कृतिक और स्थापत्य कला, स्थापत्य उपलब्धियां क्या क्या करी थी इन्होंने। तो धार में भोजशाला का निर्माण करवाया था दोस्तों इन्होंने। धार में भोजशाला का निर्माण करवाया था, इंपॉर्टेंट है। धार में भोजशाला, है ना। तो धार में भोजशाला का निर्माण करवाया था महाराजा भोज ने धार में भोजशाला का निर्माण करवाया था। भोजशाला जो था, ये भोजशाला ज्ञान और बुद्धि की देवी माता सरस्वती को समर्पित एक अनूठा एवं ऐतिहासिक मंदिर बनवाया था इन्होंने, है ना। ज्ञान और बुद्धि की देवी माता सरस्वती को समर्पित एक अनूठा और ऐतिहासिक मंदिर, जिसकी स्थापना राजा भोज ने करी थी। वे शिक्षा और साहित्य के
उपासक भी थे। उन्होंने धार में महाविद्यालय की स्थापना की थी जो भोजशाला के नाम से जाने जाने लगा था। देवी सरस्वती का यहाँ मंदिर बनवाया था। राजा भोज ने संगीत, संस्कृति, खगोल विज्ञान, योग, आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र सीखने के लिए यहाँ काफी छात्र आया करते थे। भोजशाला एक शैक्षणिक प्रतिष्ठान था दोस्तों। और यहाँ पर माता सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित थी। व्यांग देवी की प्रतिमा भी स्थापित थी दोस्तों। यहाँ पर धार में भोजशाला संस्कृत अध्ययन का केंद्र था दोस्तों। यहाँ पर व्यांग देवी की प्रतिमा स्थापित थी। व्यांग देवी सरस्वती माता को कहा जाता था। यहाँ पर व्यांग देवी की मूर्ति स्थापित थी भोजशाला में, ये याद रखना है ना ये। और बाद में क्या हुआ, इस मूर्ति को लंदन के संग्रहालय में रखा गया दोस्तों। लंदन के संग्रहालय में रखा गया इस मूर्ति को, है ना। इस मूर्ति को लंदन के संग्रहालय में रखा गया। तो समझ में आ गया, इतना ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे जो व्यांग देवी की प्रतिमा थी उसको बाद में लंदन के संग्रहालय ले जा लिया गया था और लंदन में रखा गया है। तो धार में भोजशाला का निर्माण करवाया था। तो राजा भोज ने धार में भोजशाला का निर्माण करवाया था जहाँ पर व्यांग देवी की प्रतिमा स्थापित थी। सरस्वती मंदिर था एक प्रकार का। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत का जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसके मेडल में उसमें व्यांग देवी की प्रतिमा उत्कीर्ण होती है दोस्तों, है ना। तो ये याद रखना है, संस्कृत अध्ययन का केंद्र भोजशाला धार में था। और ये काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि इसमें बहुत विवाद भी हुए थे। वहाँ पे बाद में मस्जिद भी बना दी गई थी उसको तोड़ के, है ना। उसको तोड़ के मस्जिद बनवा दी गई थी जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उसके द्वारा मस्जिद भी बनवा दी गई थी। तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा में रहता है ये, है ना। आगे हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर। चित्तौड़गढ़ में राजा भोज ने, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आता है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण महाराजा भोज ने करवाया था दोस्तों, याद रखें, पूछा जा सकता है। ये त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। इसको वहां पर याले नाम भी है इसका, एक समाधीश्वर महादेव मंदिर भी के नाम से भी जाना जाता है। महादेव भगवान का मंदिर है। त्रिभुवन नारायण मंदिर ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में त्रिभुवन नारायण मंदिर, याद रखना है। तो ये इसका भी निर्माण राजा भोज ने करवाया था। भोजपुर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। भोजपुर मंदिर का भी निर्माण राजा भोज ने करवाया था। भोजपुर मंदिर वही है जिसे भोजेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर दूर भोजपुर नामक स्थान पर बसा हुआ है। भोजपुर नामक स्थान पर मंदिर बना हुआ है, बेतवा नदी के तट पर है। वहां पे एक विशाल शिवलिंग है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है ना। और जो धार के राजा परमार वंश के राजा ने करवाया था, जिसे भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे उत्तर भारत या पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। अगला बात करेंगे भोजताल की। तो जो भोपाल में जो बड़ा तालाब है दोस्तों, अपर लेक जो है, उसका निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था। उसका नाम भोजताल रखा था, खुद के नाम पर रखा था भोजताल। भोपाल की बड़ी झील का निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था, याद रखना है। और भोपाल के पास ही साइक्लोपियन बांध है, जो विशाल बांध है, उसका निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था। साइक्लोपियन बांध का निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था। और धार का किला का निर्माण भी सबसे पहले राजा भोज ने ही करवाया था। हमने पढ़े थे ना यहाँ पे, ये देखिए, धार के किले का निर्माण राजा भोज ने लीलोधन गिरी के नाम से करवाया था। और बाद में उसका जीर्णोद्धार मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, याद रखना है। उसके अलावा हम बात करेंगे आगे, राजनीतिक उपलब्धियां देखेंगे राजा भोज की। तो क्या क्या उपलब्धियां हैं? उड़ीसा के शासक इंद्रनाथ को हराया था इसने, उड़ीसा का शासक इंद्रनाथ को हराया था। कलचुरी वंश के शासक गंगे देव को हराया था। कलचुरी वंश का एक शासक गंगे देव को हराया था। तेलंगाना में तैलप को हराया था। तेलंगाना में तैलप वंश है, एक तैलप राजा हुआ था, तेलंगाना में तैलप वंश को हराया था। और कोकर्ण के शासक शिलाहार काशीदेव को हराया था। कोकर्ण के शासक शिलाहार काशीदेव को भी इन्होंने हराया था। तो क्या क्या उपलब्धियां रही है उसको देख लेना है। उड़ीसा के शासक इंद्रनाथ को हराया था, गंगे देव को हराया था, कलचुरी वंश के शासक तेलंगाना के तैलप को हराया था, और कोकर्ण के शासक शिलाहार काशीदेव को भी हराया था।
अन्य उपलब्धियां अगर राजा भोज की हम देखें तो 500 से ज़्यादा दरबारी इनके दरबारियों को आश्रय दिया था। इन्होंने 500 से ज़्यादा दरबारियों को आश्रय दिया था। ग्रंथों में जहाज और विमान बनाने की विधियों का उल्लेख भी मिलता है। राजा भोज के ग्रंथों में सबसे पहले जो जहाज हुआ करते थे, जहाज और जो विमान, जो हवा में उड़ने वाले विमान बनाने की विधियां कि किस प्रकार बनाया जाए, क्या किया जाए, उसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। ग्रंथों में जहाज और विमान बनाने की विधियों का भी उल्लेख राजा भोज के ग्रंथ में मिलता है। राजा भोज के दरबार में धनपाल थे दोस्तों, धनपाल ने बाद में जैन धर्म अपना लिया था। धनपाल ने बाद में जैन धर्म अपना लिया था और तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना की थी। आ सकता है क्वेश्चन, तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? यह क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। जैन धर्म को स्वीकार करने वाला राजा भोज के कवि कौन थे? तो वो धनपाल थे। धनपाल ने ही तिलक मंजरी नामक ग्रंथ की स्थापना की है, याद रखना है, धनपाल। तो दोस्तों समझ में आ गया। भास्कर भट्ट, जिसे कवि भास्कर भट्ट, भोज ने कवि भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है, विद्यापति की उपाधि किसे दी थी? भास्कर भट्ट को दी थी। राजा भोज के दरबार में दरबारी थे ये। अगला है दामोदर मिश्र, इनकी रचना है हनुमान नाटक। किसकी रचना है? दामोदर मिश्र की रचना है दोस्तों। तो राजा भोज के दरबार में ये दरबारी थे जिनका एक का नाम था धनपाल ने बाद में जैन धर्म अपना लिया था और धनपाल ने ही तिलक मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की है दोस्तों। भास्कर भट्ट, जिसको विद्यापति की उपाधि से नवाजा गया था, उपाधि दी थी राजा भोज ने, और दामोदर मिश्र जिसकी रचना है हनुमान नाटक, है ना। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। समाचार पन्नों में एक बातें छपी थी। प्रभाकर राय मूर्ति स्टूडियो ग्वालियर में स्थित है दोस्तों। प्रभाकर राय मूर्ति स्टूडियो ग्वालियर में स्थित है। प्रभाकर मूर्ति कला केंद्र भी ग्वालियर में ही है। इसमें व्यांग देवी की नई प्रतिमा अष्ट धातु द्वारा निर्मित की गई है। व्यांग देवी की नई प्रतिमा अष्ट धातु द्वारा निर्मित की गई है। किंतु सांप्रदायिक विवाद के कारण यह मूर्ति अभी तक स्थापित नहीं की गई है। ये चर्चा में रहा है, सांप्रदायिक विवाद के कारण यह मूर्ति अभी तक के स्थापित नहीं की गई है। तो इसको याद रखना है। प्रभाकर राय मूर्ति स्टूडियो ग्वालियर में है, प्रभाकर मूर्ति कला केंद्र ग्वालियर में है। यहाँ भी कहावत है तो इसको देख लेते हैं। तेलंगाना, राजा भोज ने तेलंगाना के तैलप और कलचुरी वंश के गंगे देव को हराकर कहावत बनी थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज के टाइम पे एक प्रसिद्ध कहावत थी, राजा भोज के ऊपर से बनी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों भोजपुर मंदिर के बारे में। अब आगे देखिए दोस्तों, भोजपुर मंदिर, इसे भोजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ये रायसेन जिले में है, याद रखना, पूछा जा सकता है। इसे मध्य भारत का सोमनाथ या पूर्व का सोमनाथ या उत्तर का सोमनाथ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक सोमनाथ मंदिर तो गुजरात में है, तो इसे मध्य भारत का सोमनाथ या उत्तर का सोमनाथ या पूर्व का सोमनाथ के रूप में जाना जाता है। परमार वंश के राजा भोज ने 1010 से 1055 में बनवाया था। 1010 से 1055 में बनवाया था। भोजपुर शिवलिंग की ऊंचाई 18 फीट है या 5.5 मीटर है, या इसका जो व्यास है वो 7.5 मीटर है, या 2.3 फीट है। तो ये सब याद रख लेना है ना। ये भोजपुर शिवलिंग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है। भोजेश्वर मंदिर या भोजपुर शिवलिंग रायसेन में है, राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। एक प्राकृतिक घाटी बनी हुई है दोस्तों, ओम घाटी, जिसको ओम वैली के रूप में भी जाना जाता है। ये भोजपुर में ही है, रायसेन में। ये भोजपुर में ही है, रायसेन में, याद रखना है। एक ये गूगल मैप से आप उसको अगर देखें, देखिए गूगल मैप की इमेज दी हुई है तो ओम टाइप का बना हुआ रहता है ना। तो ओम ये प्राकृतिक घाटी है, ओम वैली बोलते हैं, याद रखना है, पूछा जा सकता है। प्राकृतिक घाटी ओम घाटी या ओम वैली कहाँ स्थित है? तो ये भोजपुर में स्थित है, रायसेन में। इसके अलावा साइक्लोपियन बांध, विशाल बांध है, इसका निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर बना हुआ है, राजा भोज ने करवाया था और इसको बाद में जो है होशंगा शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया था।
जो हुसंग शाह के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। हुसंग शाह के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया, परमार वंश से इतनी जानकारी थी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में पूछे जाएंगे, सब याद रखना है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आगे। तो कछवाहा वंश इसे कच्छपाद वंश भी कहते हैं दोस्तों, इसको कच्छपाद वंश भी कहते हैं। कछवाहा भारत में राजपूत जाति की एक उपजाति है। कछवाहा जो है भारत में राजपूत जाति की एक उपजाति है। तो इसका भी शासन रहा है। तो देखते हैं, इसके संस्थापक लक्ष्मण अथवा वज्रदमन थे। तो कछवाहा वंश के संस्थापक आ सकता है, लक्ष्मण का नाम आ सकता है या वज्रदमन का नाम आ सकता है, याद रखना है। तो कछवाहा वंश के संस्थापक लक्ष्मण अथवा वज्रदमन थे। इसकी अवधि कितनी है, शासन की अवधि? तो 10वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य रहा है इसका शासन। 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य रहा है इनका शासन। संबंधित क्षेत्र देखेंगे तो गोपचल क्षेत्र, जो ग्वालियर का गोपचल क्षेत्र है, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, दतिया और श्योपुर आदि स्थानों में इनके शासन के साक्ष्य मिले, इनके शासन के प्रमाण मिले दोस्तों। तो समझ में आ गया संबंधित क्षेत्र, कछवाहा का संबंधित क्षेत्र कौन सा था? प्रमुख शासक अगर हम देखें तो वज्रदमन जो संस्थापक भी था। मंगल राजा भी कछवाहा वंश का एक राजा रहा है। कीर्तिराज भी कछवाहा वंश का एक शासक रहा है, राजा रहा है। महिपाल का नाम आपको सुनने मिलेगा, महिपाल शासक रहा है। उसके अलावा अजयपाल भी कछवाहा वंश का राजा रहा है, शासक रहा है दोस्तों। तो शासकों के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वज्रदमन जो संस्थापक था, मंगल राजा, कीर्तिराज, महिपाल और अजयपाल, ये सब शासक रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा देवपाल भी था एक। तो विशेष फैक्ट देखते हैं यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है। मध्य भारत के चंबल ग्वालियर क्षेत्र में एक राजपूत वंश था, ये है ना, कछवाहा वंश। मध्य भारत के चंबल ग्वालियर क्षेत्र में एक राजपूत वंश था। ढोला मारू गीत का संबंध कछवाहा वंश से है दोस्तों। ढोला मारू गीत, ये ढोला मारू गीत कहाँ प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है, राजस्थान में प्रसिद्ध है। ढोला मारू लोकगीत और मौखिक परंपरा का एक हिस्सा है राजस्थान का। तो समझ में आ गया दोस्तों, ये जो ढोला मारू गीत का संबंध कछवाहा वंश से है। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक ये भी है जिसका नाम है ढोला मारू प्रेम गाथा, विशेष लोकप्रिय रही है। तो इसमें ढोला मारू गीत में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया गया दोस्तों, है ना। किसका? राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। अगला हम बात करेंगे अब इसके शासक महिपाल एक शासक हुआ है दोस्तों, महिपाल एक शासक हुआ है ना। तो सहस्त्र बहु मंदिर ये ग्वालियर में है। ग्वालियर क्षेत्र में स्थित है। 11वीं शताब्दी में निर्मित हिंदू मंदिर है ये ग्वालियर के किले के समीप ही स्थित है। कच्छपात यानी कछवाहा राजा महिपाल ने 1093 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। 1093 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सहस्त्र बहु मंदिर कहाँ है? सहस्त्र बहु मंदिर ग्वालियर में है। सहस्त्र बहु मंदिर का निर्माण कछवाहा राजा महिपाल ने करवाया था। नाम याद रखना है, महिपाल ने 1093 ईस्वी में करवाया था। अगला है मुरैना में 64 योगिनी मंदिर है दोस्तों। मुरैना में 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट जबलपुर में भी है, खजुराहो में भी है और यहाँ पे मुरैना में भी स्थित है। मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कछवाहा वंश के शासकों ने करवाया था। कछवाहा वंश का एक शासक रहा है जिसका नाम था, क्या नाम है याद नहीं आ रहा है, हाँ, देवपाल ने करवाया था दोस्तों। देवपाल ने करवाया था। कछवाहा राजा देवपाल ने इसका निर्माण करवाया था 64 योगिनी मंदिर का। तो समझ में आ गया दोस्तों। काकन मठ शिव मंदिर ये मुरैना में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। ये देखो इधर साइड में इसकी इमेज भी दी रखी है ना। तो काकन मठ शिव मंदिर, काकन मठ मंदिर ये मुरैना के सिहोनिया में स्थित है। सिहोनिया नामक स्थान है एक, सिहोनिया शहर में स्थित है, शिव मंदिर है। इसका निर्माण
कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? कीर्तिराज ने करवाया था दोस्तों, कीर्तिराज ने करवाया था। इसका निर्माण याद रखना है। काकन मठ शिव मंदिर मुरैना के सिहोनिया, जगह का नाम है सिहोनिया में स्थित है। इसका निर्माण कछवाहा शासकों ने करवाया। तो कछवाहा वंश के कौन से शासक? तो कीर्तिराज ने करवाया था, है ना। और कीर्तिराज ने करवाया था। समझ में आ गया? 3 मंदिर इंपॉर्टेंट है। ये 64 योगिनी मंदिर के बारे में फिर से बताया गया, देख लीजिए। 64 योगिनी मंदिर ये ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिले की पडावली के पास मितावली गांव में स्थित है। मितावली नामक स्थान या मितावली गांव में स्थित है ना। 1323 में बनाया हुआ मंदिर है दोस्तों ये, है ना। कछवाहा वंश के राजा देवपाल ने इसका निर्माण करवाया था। देवपाल ने इसका निर्माण करवाया था। कछवाहा वंश के राजा देवपाल ने इसको बनवाया था। और ये मंदिर से इंपॉर्टेंट और क्या है? महादेव मंदिर है दोस्तों, बस इतना याद रखें। तो देखिए, मुरैना का 64 योगिनी मंदिर मितावली नामक जगह पर स्थित प्राचीन मंदिर है। यह कछवाहा राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। देखो, ये देख सकते हैं आप इमेज, वृत्ताकार मंदिर है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। इस मंदिर का उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। और इसका डिजाइन इसका डिजाइन जो है भारतीय संसद के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो भारतीय संसद है दोस्तों, जो भारतीय संसद है कहाँ? दिल्ली में, है ना। उसका डिजाइन इसी से लिया गया है। देश में जो वर्तमान संसद भवन का डिजाइन मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर के जैसा ही है ना। वहां पे क्या है? देखो, संसद भवन का डिजाइन किसने दिया था? आर्किटेक्चर एडविन लुटियंस ने दिया था। तो लुटियंस जो इंजीनियर था उसने डिजाइन यहीं से लिया था। जो पिल्लर है देख सकते हैं आप, यहाँ पिल्लर बने हुए हैं। ऐसे ही संसद भवन में पिल्लर बने हुए हैं। पुराने वाले संसद भवन की बात हो रही है, नए वाले संसद भवन की नहीं। जो पुराना संसद भवन है दिल्ली में, ऐसे ही पिल्लर बने हुए हैं और वो वृत्ताकार ही है ना। तो यहीं से लिया गया। उसका ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से लिया गया करके। तो मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर से, जो मितावली नामक स्थान पर स्थित है, जो भारतीय संसद का डिजाइन वहीं से प्रेरणा का स्रोत है, यानी ब्लूप्रिंट यहीं से लिया गया। इतना याद रखें दोस्तों, बस। तो यहां से क्या क्या याद रखने की बनती है? तो मैंने बता दिया आपको काम की चीजें, है ना। ये सहस्त्र भव मंदिर इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर में है। इसका निर्माण महिपाल ने करवाया था। 64 योगिनी मंदिर इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? ये मुरैना जिले में स्थित है। कछवाहा राजा किसने करवाया था? देवपाल ने इसका निर्माण करवाया था। और काकनमठ शिव मंदिर ये मुरैना के सिहोनिया में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? कीर्तिराज, कछवाहा राजा कीर्तिराज ने करवाया था। तो कछवाहा वंश से इतनी ही इंपॉर्टेंट चीजें है ना। कछवाहा वंश से इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, स्थापना किसने किया था, कहाँ क्षेत्र था, इतना याद रखें। ये दोनों इमेज आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारा प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास हमने सारा कंप्लीट किया है ना। तो इसको आप एक बार लेक्चर को देखें और अपने पास, आपके पास जो भी बुक होगी उससे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। 4 लेक्चर बने हैं प्राचीन इतिहास के। 4-5 लेक्चरों को देखिए, आपका प्राचीन मध्य प्रदेश सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आते, वहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।